Good morning, everyone. Welcome to today's maths revision class for JEE 2021. JEE 2021 के लिए हम बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके हैं. आज हम रिवीजन करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, एंड दिस अप्रोच इज न्यू. आज हम रिवीजन करेंगे आपका क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन. पहले क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आप ट्राई करोगे. ये आपका पहले टॉपिक के ऊपर है, इंट्रो ऑफ परम्यूटेशन. इंट्रो ऑफ परम्यूटेशन क्वेश्चन नंबर 1. टोटल 10 क्वेश्चंस हैं. Okay, just see the question. If the best and the worst paper never appear together, अगर वो दोनों पेपर साथ में नहीं आ रहे हैं, then 6 examination papers can be arranged in how many ways? 6 एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट साथ में नहीं आ रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? Just find this. You are having enough time. Do it quickly. जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, आप काउंट अटेंड कर सकते हैं विद दिस गेम पिन, राइट? इट इज विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन. अभी तक हो जाना चाहिए. किसी ने आंसर क्यों प्रेस नहीं किया? राइट, 60 सेकंड्स इज इनफ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन. 120, 240, 480, नन ऑफ दिस. बहुत कम आंसर मिले हैं. ओनली 2. मैं 30 सेकंड पे स्टॉप कर दूंगा. यू आर हैविंग लास्ट 17 सेकंड्स. 14, 13. ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, 480. क्यों ये आंसर किसी ने क्यों नहीं दिया? राइट, आई गॉट हियर आंसर 240 एंड नन ऑफ दिस. हाँ सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट. इसलिए टाइम लग गया. चलो वेट, इस पे करने से अच्छा है मैं अब यहाँ पे. ओके, कैन यू सी दिस स्क्रीन नाउ? ठीक है, गॉट इट. क्वेश्चन समझ में नहीं आया. सी, क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि अगर बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर, टोटल 6 क्वेश्चन पेपर्स हैं, राइट? आप एग्जाम दे के आ गए हो. ओके, यस तमोजित, यस यू आर राइट. राइट, 6 क्वेश्चन पेपर्स आर देयर. 6 क्वेश्चन पेपर्स हैं. ओके, 6 क्वेश्चन पेपर्स को आपको अरेंज करना है. इस तरीके से अरेंज करना है जिसमें से एक बेस्ट क्वेश्चन पेपर और एक वर्स्ट क्वेश्चन पेपर, ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आए. राइट, नेवर कम्स टुगेदर. तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं. अगर वो दोनों साथ में आएंगे तो वो हम फाइंड कर सकते हैं पहले. सो ये अगर टाइप्स फाइंड करनी है तो ये टोटल नंबर ऑफ टाइप्स आपके हो जाएंगे. दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइप्स, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अवेलेबल, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट minus number of arrangements in which these two best and worst paper always occur together. Best question paper and worst question paper always comes together. चलो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपके 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. 6 क्वेश्चन पेपर है, लाइन में अरेंज करना है. 6 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच बेस्ट एंड वर्स्ट ऑलवेज कम टुगेदर. अब ऑलवेज कम टुगेदर मींस वो 6 में से 2 को यस आप एक ग्रुप बना दोगे. सो 1 2 3 4 प्लस 2 का एक ग्रुप, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे? 5 ऑब्जेक्ट्स. विष्णु आप क्या लिख रहे हो वो नहीं पता चल रहा. 6, अच्छा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिख रहे हो? नहीं, वो कब आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ. वेट, तो ये आपके टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, और उसी के अंदर अंदर ये 2 इधर उधर अरेंज हो सकते हैं. यस अबिन, योर आंसर इज राइट, इनटू 2 फैक्टोरियल. सो दिस इज योर 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, राइट? विष्णु जो आप बोल रहे हो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, वो कब आएगा? जब उसमें से 2 सेम है. अगर 6 फैक्टोरियल है, 6 में से 2 ऑब्जेक्ट आपके सेम है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना है, क्योंकि उसमें अंदर अंदर 2 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट सेम होगी.
वो सेम अरेंजमेंट्स को दूर करने के लिए हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 6 माइनस 2 कर देंगे इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 इज 4, 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120, तो ये हो जाएगा आपका 480। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? पहला कंसेप्ट कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस में आपको अरेंज करना है, सो दोज अरेंजमेंट्स कैन बी डन इन n फैक्टोरियल वेज। उसमें से अगर 2-3 का आपको एक साथ में ग्रुप बनाना है, राइट, उसमें से अगर आपको ग्रुप वाला बनाना है, कुछ टर्म्स का आपको ग्रुप बनाना है, वो ग्रुप 2 ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, 3 ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप था साथ में, राइट, उसके फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अलग से भी याद रख सकते हो कि r ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, फिर मैं आपको n माइनस r समथिंग करके याद दे रहा हूँ, नहीं, बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितनी कम फॉर्मूला याद रखो उतना अच्छा है। तो अगर ग्रुप बना रहे हो तो उतने अलग कर दो। जैसे यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स थे, 6 ऑब्जेक्ट्स थे इनिशियली, 6 ऑब्जेक्ट्स में से आपको 2 का ग्रुप बनाना था, 2 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, ओके। तो ये आपके हो गए 4 ऑब्जेक्ट्स, 6 माइनस 2 विच आर नथिंग बट योर 4 ऑब्जेक्ट्स, एंड वो 4 ऑब्जेक्ट्स के साथ आपका हो जाता है प्लस 1 ग्रुप ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, 1 group of 2 objects. So these are total exactly your 5 entities और 5 elements, आप ऐसा बोल सकते हो, या 5 different objects, या एक ग्रुप को भी एक ऑब्जेक्ट्स मानो तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स जिसके अरेंजमेंट आप कर सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज, और ये ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो 2 फैक्टोरियल, जितने भी लोग हैं ऑब्जेक्ट्स हैं 3 है तो 3, ओके। अब इसे आप आर के टर्म में करना चाहो तो अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का आपको ग्रुप बनाना है, राइट, तो इधर आपको मिला 5 विच इज नथिंग बट 6 माइनस 2 प्लस 1, right, so which is nothing but your n minus r plus 1 factorial into r factorial, but ये क्यों याद रखना अलग से? Are you getting my point? right, जो आप आराम से कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अब जो कंफ्यूजन हुआ आपका, दिस इज व्हाई वी आर मेकिंग एरर करेक्शन बुक। एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन हुआ कि सर हमने 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आपको कब करना है, राइट, जब ये 6 ऑब्जेक्ट्स में से फ्रॉम दिस 6 ऑब्जेक्ट्स 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, क्योंकि जब उसमें वो सेम काइंड के होंगे, अगर 2 क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट सेम निकले, जो पॉसिबल नहीं है कि एक भी मैथ्स, एक क्वेश्चन पेपर मैथ्स का था, दूसरा क्वेश्चन पेपर मैथ्स का था, 2 पेपर कहां से आ गए? टोटल आपने 5 पेपर दिए, फिर आपके फ्रेंड का पेपर भी आपने चोरी कर लिया, वो एग्जाम के एंड में नहीं वो करते थे डिस्कशन, ला तेरा पेपर लेके मैं गलती से मेरे घर पे रह गया, लाइक दैट। तो वो 2 क्वेश्चन पेपर सेम हो गए, तो वहां पे जो आप अरेंजमेंट करोगे, तो वो 2 मैथ्स के पेपर आगे पीछे रखो, कहीं भी फर्स्ट पे रखो, लास्ट पे रखो, लास्ट पे रखो, फर्स्ट पे रखो, हाँ, तो वो सारे अरेंजमेंट आपके सेम होंगे, वो जितने अरेंजमेंट सेम होंगे उनको डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? फिर इसी के साथ एक दूसरा कंसेप्ट कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को आपको r प्लेसेस में अरेंज करना है, राइट, वी आर हैविंग n ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू अरेंज दिस n ऑब्जेक्ट्स इन r प्लेसेस, अगर उसको r प्लेसेस में अरेंज करना हो, सो इजंट दिस योर npr, वो आपका npr हो जाएगा, n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस में अरेंज करेंगे, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus r factorial, am I right? n factorial divide by n minus r factorial। बट हमने इसको कैसे याद रखा था शॉर्टकट में, अगर ये आपके पास 5p4 है तो 5 से आपको 4 कदम पीछे जाना है, राइट, 5 4 3 2, आगे 4 कदम पीछे 1 2 3, राइट, npr, n से r कदम पीछे n, n minus 1 n minus 2, इस तरीके से आपको जाते रहना है, राइट। अब आपको टोटल जाना है टिल r स्टेप्स, ओके, तो व्हाट विल बी योर लास्ट स्टेप, राइट, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड के लिए 1 आया, थर्ड के लिए -2 हुआ, तो r के लिए -r+1 होगा, राइट, ब्रैकेट में n minus r+1, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड के लिए 1 नहीं, ब्रैकेट में r-1 होगा, सेकंड में ब्रैकेट में r-1 होगा, क्योंकि देखो सेकंड स्टेप में 1 माइनस हुआ है, थर्ड स्टेप में 2 माइनस हुआ है, तो आर्थ स्टेप में r-1 माइनस होगा, ओके। फिर जब वो माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो n minus r+1, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द थिंग, ओके। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, फिर उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो धीरे धीरे हम देखते हैं, बट वो प्रॉपर्टीज देखने से पहले जीरो फैक्टोरियल अलग से डिफाइन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो फैक्टोरियल? 1, उसके डेफिनेशन ही ऐसे है, ओके। तो आपका जीरो फैक्टोरियल 1 हो गया। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज डिफाइंड और नॉट? क्या नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड है? नहीं, ओके। फ्रैक्शन का फैक्टोरियल डिफाइन है? नहीं, ये आपका हो गया, ये हो गया, यस, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है।
ओके, सो बाकी प्रॉपर्टीज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद. ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन में उनका यूज होगा. सो रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. काउट ऐप भी आपके रेडी होगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. स्कोर बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, स्कोर बोर्ड देखेंगे ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है. चलो, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 3000 एंड 4000, राइट? 3000 एंड 4000 can be found from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, where repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Okay, chalo, your time starts now. I got one answer. जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो. यस एबिन, डू इट क्विकली, ये हो जाना चाहिए तुरंत. I'll give you next 10 seconds, not more than that. इतना टाइम एक क्वेश्चन के लिए इतना वो नहीं होना चाहिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yes, 3 students got this correct answer. 4P2. समझो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 3000 और 4000 के बीच में 5 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर्स आपको फाइंड करने हैं. बिटवीन 3000 एंड 4000, एंड आपको कुछ नंबर्स दिए गए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. चलो अब समझना है यहाँ पे. अभी 3000 और 4000 के बीच के नंबर्स में स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओ, 3001 से आपके नंबर स्टार्ट होंगे एंड 3999 पे खत्म होंगे. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. एंड नंबर आपका 4 डिजिट का ही होगा. 4 डिजिट के नंबर में ये पहला नंबर तो आपका फिक्स होगा कि वो तो 3 ही आने वाला है, हाँ या ना? ओके. एंड 5 से डिविजिबल हो तो एंड डिजिट होना चाहिए 5 या 0, बट आपको जो दिया गया है उसमें बस आपके पास 5 अवेलेबल है. ओके, तो ये दोनों फिक्स है. ये भी आपके पास फिक्स हो गया, ये भी आपके पास फिक्स हो गया. अब आपके पास है टोटल कितने नंबर्स? हाँ, अब आपके पास है टोटल 4 नंबर्स, 1, 2, 4, 6, और यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस. तो 4 नंबर को 2 प्लेसेस में आपको अरेंज करने हैं. तो इधर 4 ऑप्शन और इधर 3 ऑप्शन, और 4 नंबर को 2 प्लेसेस में अरेंज करने हैं. 4P2, जो 4 से 2 कदम पीछे, 4 3 12, सिर्फ 12 नंबर्स मिलेंगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये आपका आंसर था. जब सपोज इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया होता रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्या आंसर आता? सोचो. रिपीटेशन मतलब आप मुझे ये बताओ. ओके, आई गॉट 36, 16, 2 आंसर मिल रहे हैं. सोचो, रिपीटेशन का मतलब ये भी तो है, 3 एंड 5 भी तो रिपीट हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स. ये फिक्स है, ये 3 फिक्स है, ये 5 फिक्स है. अब यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ या ना? इधर भी 6 के 6 ऑप्शन है. So if repetition is allowed, it is your 6 into 6, 6 square, which is 36. Okay? तो ये क्वेश्चन में हमें ये कंसेप्ट मिल रहा है कि if repetition is allowed, if repetition is not allowed, right?
n ऑब्जेक्ट्स को अगर r प्लेसेस में आपको अरेंज करना है तो वो npr और n फैक्टोरियल तभी होगा जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, राइट। ये सारे केसेस जो अभी तक हमने देखे, इन सब में हमारी कंडीशन ये थी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तभी ये केसेस होंगे। इफ रिपीटेशन इज अलाउड देन इट शुड बी n इंटू n इंटू n, वो आपका चलता जाएगा, राइट। इफ रिपीटेशन इज अलाउड then n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस में अरेंज करना है, it should be your n into n into n times, this will be your n to the power n, and second n into n वो आपको r प्लेसेस में अरेंज करना है तो वो r टाइम्स हो जाएगा, this will be your n to the power r। is this clear everyone? तो अभी हम ये रिपीटेशन वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। चलो, रेडी फॉर थर्ड क्वेश्चन? ग्रेट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, अभी स्कोर बोर्ड भी देखते जाएंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच सिक्स रिंग्स कैन बी वॉर्न ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ वन हैंड। ओके, 6 रिंग्स हैं, 4 फिंगर्स है। ओके, नंबर ऑफ वेज आपको फाइंड करने की 6 रिंग आपके 4 फिंगर पे आप किस तरीके से पहन सकते हो। 4 फिंगर्स ऑफ वन हैंड, हाथ एक ही यूज करना है। सोचो, ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर गलत हो उसकी चिंता मत करो, अभी गिरो। अभी आंसर आपका गलत हो तो भी चलेगा, अभी गिरोगे तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। अभी गिरोगे तो आपको पता चलेगा जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। ओके ओके, यस, राइट, आई गॉट दिस आंसर्स एंड दो स्टूडेंट के सही आंसर है। चलो, अब इसको समझते हैं। आपके पास ऑप्शंस थे 6 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 6 एंड 64। पहले क्वेश्चन को समझो। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो इसके बाद वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। रिपीटेशन वाला मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन ये था, आपके पास है 6 रिंग्स एंड 4 फिंगर्स। ओके, एंड आपको और कोई कंडीशन नहीं दी गई है, राइट, क्वेश्चन में। क्वेश्चन, वेट लेट मी चेक, अगर मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकूं। यस, सी द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रिंग्स कैन बी worn इन द 4 फिंगर्स ऑफ वन हैंड। कि 6 रिंग्स को अगर आप एक हाथ के 4 फिंगर्स में पहनाना है तो आप कैसे पहना सकते हो। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? अब इसमें क्या ऐसा बोला गया है, आप पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं पहली उंगली में 6 रिंग पहन रहा हूं, पहली उंगली में 6 की 6 रिंग पहन ली, तो बाकी सब उंगली के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? क्या कोई भी ऑप्शन बचेगा? बाकी सारी उंगलियों में कुछ पहन सकता हूँ? कुछ नहीं पहन सकता। एम आई राइट? कुछ भी नहीं पहन सकता।
वहां पे एक ऑप्शन भी नहीं आएगा, यहाँ पे 6 की 6 रिंग पहन ली, तो जो एक आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 6⁴ वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 6⁴ का मतलब क्या हो गया, राइट, कि अगर आप 4 उंगलियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, आ रहा हूँ, आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहा हूँ, राइट। ये 4 उंगलियां हैं, 1 2 3 4, पहली उंगली पे अगर आपने 6 की 6 रिंग पहना दी, राइट, तो इधर तो ऑप्शन ही नहीं बचेंगे, तो 6⁴ तो ऑप्शन ही नहीं आता, राइट। दूसरी चीज, राइट, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया 6C4, कि 6C4 अब वो आपका कैसे होगा समझना। पहले 6C4 क्या है, 6C4 इज 6P4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ओके यस, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया 6P4, समझो यहाँ पे 6P4 आपके पास कब होगा, अगर ये जो आपके पास 4 उंगलियां हैं, राइट, आपको ये बोला गया है कि 4 उंगली पे आप पहना रहे हो, यहाँ पे आपके पास 6 ऑप्शन है, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो ये आपका 6P4 होगा। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। बट वो कंडीशन तब होगी जब आपको बोला जाए हर एक उंगली में एक ही रिंग आएगी, ऐसा कुछ बोला गया है, एक उंगली में एक ही रिंग, ऐसा कुछ बोला गया है, हाँ या ना? ओके, कि एक उंगली में एक ही रिंग आएगा, ऐसी कोई कंडीशन कि एक उंगली में 2 रिंग आनी चाहिए, 3 रिंग आनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, राइट। अदनान सामी और ऐसे सिंगर्स के बारे में आपने सुना है, राइट, वो अदनान सामी फेमस थे, अदनान सामी ही था ना, हाँ, बहुत सारे सोना पहन के आता था, राइट, पूरा सोना यहाँ पे, नहीं, बप्पी लहरी, बप्पी लहरी आपने शायद नहीं सुना होगा, बप्पी लहरी, या योयो सिंह, योयो हनी सिंह, ओके, वो बहुत सारे गहने पहन लेते हैं, बहुत सारे, राइट, हाँ, तो बप्पी लहरी वो इतने सारे वो रिंग्स पहन लेते थे, हाँ, बप्पी लहरी आपने सुना होगा, राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे वो आप पे डिपेंड करता है, आप एक उंगली में कितनी रिंग्स पहन रहे हो। एक उंगली में आप 6 रिंग पहन सकते हो, बाकी सारी उंगलियां खाली रखो, यहाँ पे 2 पहनी, यहाँ पे 2 रखी, यहाँ पे 1 रखी, यहाँ पे 1 रखी, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। ये 4 फिंगर्स में आप उंगली का कुछ भी सेटिंग कर सकते हो, कैसी तरीके से भी पहन सकते हो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है। जब ऐसा केस हो, कोई कंडीशन नहीं दी गई हो, तो वो पॉइंट पे अब उल्टे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब आपके फिंगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचो, अब रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। टोटल आपके पास 6 रिंग्स हैं, ओके, ये रही आपके पास 6 रिंग, 1 2 3 4 5 6, एंड सामने आपके पास ये 4 फिंगर्स, ओके, इधर आपके पास 4 फिंगर्स हैं, मान लो इसके पास अंगूठा है ही नहीं, ओके। चलो अब हम रिंग को पूछेंगे, हे रिंग बता तुझे किस उंगली में जाना है, ओके, हाउ मेनी ऑप्शंस यू आर हैविंग, बोलो। ये रिंग के पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस हैं। चलो दूसरे रिंग को पूछो, तेरे ए रिंग तू बता तुझे कौन से ऑप्शन में जाना है। तो अब इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ऊपर वाली रिंग कौन से भी फिंगर में गई हो, ये कोई भी फिंगर में जा सकती है। मान लो ऊपर वाली रिंग इधर चली गई, तो ये दूसरी रिंग भी इधर जा सकती है ना, कहीं भी जा सकती है। तो इसके पास भी 4 ऑप्शन है, हाँ या ना? याद आ रहे हैं ये वाले कंसेप्ट एवरीवन? सेम, इसके पास भी 4 ऑप्शन, इसके पास भी 4 ऑप्शन, इसके पास भी 4 ऑप्शन, इसके पास भी 4 ऑप्शन। तो टोटल ऑप्शंस आपके पास हो जाएंगे 4⁶, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हर एक रिंग के पास 4 ऑप्शन। अब इसमें आपके सारे के सारे केस कवर हो जाएंगे, सारे के सारे केस कवर हो जाएंगे, जिसमें आपकी सारी की सारी रिंग जो है वो एक ही फिंगर में आ गई, दूसरे फिंगर में आ गई, तीसरे में आ गई, चौथे में आ गई, इधर 1 आ गई, इधर 2 आ गई, इधर 3 आ गई, जो भी हो सारे के सारे हो गए। सर फिंगर्स को सिलेक्ट करना है ना? नहीं मनोज, फिंगर्स को सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू पता चला कि नहीं, राइट, जस्ट थिंक ग्लोबली, राइट, थिंक बियॉन्ड इंफिनिटी। सब रिंग एक में ही आ गया तो आ जाएगा, नो इश्यू एट ऑल, राइट, वो भी केस यहाँ पे आ जाएगा, सभी के सभी रिंग एक में ही आ गए, बाकी सारे खाली, 6 के 6, हर एक के पास आपके पास एक एक ऑप्शन, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। ये पता चला पक्का? शैल आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम, राइट? सर हाँ यस, सर सभी रिंग एक उंगली में आए करके हमने फर्स्ट केस को कैंसिल किया था ना। हमने फर्स्ट केस को क्या नहीं, फर्स्ट केस में क्या है, ये जो आपका 6P4 वाला बात कर रहे हो ना, 6⁴ सर। 6⁴ नहीं, उसको मैंने इसलिए कैंसिल किया था, समझना, वो 6⁴ का मतलब क्या था, उसमें आप फिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, राइट, ये आपका फिंगर हो गया, ओके। अब ये फिंगर में इधर आपने रखे हैं 6 ऑप्शन, ओके, इधर आपके 6 आ गए, अब इधर 6 ऑप्शन आ गए, तो इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना, क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन बचेगा? यहाँ पे मैं 6 ऐसा लिख ही नहीं सकता, क्योंकि 6 के 6 इधर आ गए, ओके, 6 के 6 इधर आ गए, तो ये 1 ये 1 ये 1 1, मतलब कुछ आने वाला ही नहीं है यहाँ पे, एक भी रिंग आने वाली ही नहीं है यहाँ पे, एम आई राइट? ओके, तो इसीलिए इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस, इसलिए हमने इसको कैंसिल किया था।
दिस इज मीनिंगलेस। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं चैट बॉक्स में, एक एक करके सारे डाउट आपके क्लियर कर रहा हूँ। 6p4 को हमने क्यों कैंसिल किया? 6p4 को हमने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि उसमें बस एक ही केस इंक्लूडेड है कि जहां पे आपकी चारों फिंगर्स में एक ही रिंग आ रही है, इधर एक रिंग, इधर एक रिंग, इधर एक रिंग, इधर एक रिंग। एम आई राइट? यहाँ पे आपके पास बस सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है। चलो अब एक एक करके मैं आपके डाउट्स देखता हूँ। सो इनिशियली आया था वी विल चूज 4 फिंगर्स देन वी डू n-1 CR-1 फॉर्मूला फॉर एटलीस्ट 1 रिंग। बट वो और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा कि आप एक 4 फिंगर्स आप पहले, अच्छा हाँ, पर वो तब होगा एबिन जब ऐसा बोला जाए, एग्री राइट? वो तब होगा जब ऐसा बोला जाए कि एक एटलीस्ट एक रिंग तो है, एटलीस्ट एक रिंग तो यहाँ पे आ रही है, एटलीस्ट एक रिंग यहाँ पे आ रही है, फिर हम कर सकते हैं राइट। एंड n-1 CR-1 आप वो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्मूला बोल रहे हो ना? हाँ सर, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो वही होना चाहिए ना, मतलब क्योंकि 4 उंगली लेने के लिए तो वो पहले ही बोल रहे, तो 4 उंगली तो यूज करना ही है। एक मिस हो गया तो फिर 4 में से 3 हो जाएंगे ना सर। एक मिनट, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रिंग्स कैन बी worn ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ वन हैंड। हाँ, आई एग्री, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट। जो मैंने आपको बोला था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में ये होता है। सो एबिन ने क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन जो निकाला वो भी करेक्ट है कि मेरा भी एक डाउट है सर। हाँ ये सौमिक, पहले वो मैं खत्म कर लेता हूँ राइट। डेफिनेटली मैं आपका डाउट करूंगा, एंड चैट बॉक्स में बहुत सारी चीजें हैं। सो एबिन ने यहाँ पे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट उठाया कि पहले हम सबको एक एक उंगली पहना देंगे राइट। तो 4 रिंग्स आपकी खत्म हो गई, अब आपके पास बचे 2 रिंग, तो 2 रिंग आपकी इधर कहीं भी जा सकती हैं, तो वहां पे हम n-1 से r- वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज, एंड वो इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल सही है, वो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत नहीं है। बट जैसा कि मैंने आपको बोला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन याद रखने पड़ेंगे कि जो एग्जामिनर ने जो बना के क्वेश्चन लिखा है एंड वो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, मतलब वो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रिंग्स कैन बी worn ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ वन हैंड। तो इसका मतलब ये है worn ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ वन हैंड। जब 4 फिंगर्स एक साथ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई फिंगर्स इसमें छूट भी रही है तो वो भी उसको काउंट करना है आपको, वो वाले केसेस भी काउंट करने हैं। Is this clear? Abin? Okay, everyone. तो ये वाला कंसेप्ट आपको ये वाले क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ेगा कि इसमें ये करना है। इसमें वो वाला कंसेप्ट आप अभी तभी ले सकते हो जब इसमें स्पेसिफाई किया जाए कि हर एक उंगली में एटलीस्ट एक रिंग आनी चाहिए, तब आप वो वाला केस ले सकते हो राइट। अब बाकी n-1 से r-1 वाला वहां पे ले सकते हैं कि 2 जो 2 बचेंगी वो 2 into 2 into 2 करना है, उसके ऊपर और सोचते हैं। ओके, इज दिस क्लियर एबिन? पहले एवरीवन, एबिन का पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता चला? ओके सर तो जो सर हमारे सर जो उन लोग क्वेश्चन में जो दिया है कि मतलब वही मतलब क्वेश्चन में ये डाउट आ रहा है कि सर मतलब 6 रिंग है तो मतलब एक उंगली में घुसाने के लिए 6 वे रहेगा, फिर दूसरे में 5 वे, ऐसा ऐसा रहेगा ना सर? नहीं 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 नहीं, वो ये रहा, ये ऑप्शन है सौमिक। ये 6-5-4 का मतलब क्या है समझना। ये 6-5-4 का मतलब ये है कि जब आप एक उंगली में एक ही रिंग पहन रहे हो, एक उंगली में अगर आप एक रिंग पहन रहे हो तो पहली उंगली के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 6 ऑप्शंस हैं। 6 ऑप्शन है मतलब 6 में से आप एक पसंद कर सकते हो। इधर आपके पास 5 ऑप्शंस है, 5 में से आप एक पसंद कर सकते हो। इधर आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 में से एक पसंद कर सकते हो। इधर आपके पास 3 ऑप्शंस है, 3 में से एक पसंद कर सकते हो। इज दिस क्लियर? तो सर बाकी का सर 2 रिंग का क्या होगा सर? उसी में कंफ्यूजन है सर। बाकी 2 रिंग बच जाएंगी अगर वो केस में है तो, बट वो केस में वो 2 रिंग फिर आपको पहनानी पड़ेंगी, समझो। ये केस सिर्फ आपका वो होगा अगर ये केस आप कंसिडर कर रहे हो तो इसमें क्या आ रहा है कि चारों उंगलियों में आपकी एक एक रिंग आ रही है राइट। अब बाकी की 2 रिंग बची, तो बाकी 2 रिंग के पास अब बहुत सारे ऑप्शन है। बाकी 2 रिंग के पास वो इन चारों में से कहीं भी जा सकती है। वो ये फिंगर पे जा सकती है, ये फिंगर पे जा सकती है, ये फिंगर पे जा सकती है, ये फिंगर पे जा सकती है। तो पहले ही आपका होगा 6p4 इंटू, अब हर एक रिंग के पास 4 ऑप्शन है, 2⁴। तो वहां पे n-1 से r-1 वाला कंसेप्ट हम नहीं यूज करेंगे अबिन, यहाँ पे 2⁴ वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि हर एक उंगली, हर एक फिंगर के पास, हर एक रिंग के पास 2 ऑप्शन होंगे। 2⁴ नहीं, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी। हर एक रिंग के पास 4 ऑप्शन होंगे 4², सॉरी ये गलती कर दी मैंने। हर एक रिंग के पास 4 ऑप्शन होंगे, जो बाकी की 2 रिंग आपके पास बचेगी। तो ये वाला केस आपका तब होगा जब आपको पूछा जाए कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 रिंग इन 1 फिंगर, एटलीस्ट 1 रिंग इन 1 फिंगर, तब ये केस होगा।
इज दिस क्लियर सौमिक? अगर हाँ, सर। नहीं बोला, कोई केस नहीं बोला गया तो उसमें सारे केस कवर होंगे। सारे केस कवर होंगे मींस अगर कोई उंगली खाली रह रही है तो भी चलेगा, इधर 3 रिंग आ रही है, इधर 2 रिंग, इधर 1 रिंग, राइट? ये सभी जगह एक एक आ रही है कोई, तो ये 4 हो गए, इधर फिर 2 हैं, और मतलब यहाँ पे 3 1 1 1, सारे के सारे केस इसमें कवर हो जाएंगे, राइट? We will have to remember cases like this. We will get easily misunderstood. I agree, right? But don't worry, ये स्टैंडर्ड केसेस इतने ज्यादा नहीं है, वो कम ही है, राइट? तो हर केस में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जो केस में आपको लगे वो केस आप याद रखो, ओके? इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके? फिर इसके बाद आपके डाउट्स क्या थे? जस्ट अ मिनट इन चैट बॉक्स। ये हो गया, ये हो गया। विल ओके, ये मैंने कवर कर दिया। सर कौन सा फिगर भी नहीं दिया है तो वो तो मैंने आपको बोल दिया, वो कोई फिंगर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर सब रिंग एक में ही आ गया तो वो मैंने आपको बता दिया। सर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है 5 से मल्टीप्लाई करने की, राइट? 6 रिंग इन 1 फिंगर विल गो अगेंस्ट द फैक्ट हैविंग टू यूज 4 फिंगर्स। हाँ, तो वो भी हमारा कवर हो गया, ओके? सर हम फिंगर्स को सिलेक्ट क्यों नहीं करना है? सर इसमें डाउट था, अभी भी डाउट है मनोज, फिंगर्स को सिलेक्ट क्यों नहीं करना है? ठीक है, समझो मनोज, फिंगर्स को सिलेक्ट करने का केस कब आएगा समझना। पहले आप मुझे बताओ, फिंगर्स को सिलेक्ट करना मतलब कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? एक रिंग कौन से फिंगर में जाएगी वो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, या हमने जो 6p4 क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो कि 5 में से 4 उंगली सिलेक्ट करनी है उसके ऊपर बोल रहे हो? सर 5 उंगली में से 4 को सेलेक्ट करना है ना सर, वो बोल रहा हूँ। अच्छा, वही विष्णु ने बोला 5 में से 4 उंगली। नहीं नहीं नहीं, जब यहाँ पे फिंगर्स की बात की जा रही है तो वो 4 फिंगर्स ही मानो, ये थंब हो जाएगा। थंब इज नॉट योर फिंगर, ओके? सो ये 4 फिंगर ही मानो, ठीक है सर। ओके? द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रिंग्स कैन बी वॉन ऑन 4 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड। तो ये थंब है, थंब को हम फिंगर्स नहीं मानेंगे, फिंगर नहीं मानेंगे, यहीं पे ये 4 है। तो इसीलिए, अच्छा इसलिए आप 5 मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे थे, हाँ सर। 5 से 4, यस, तो वो कंसिडर सर नहीं करना है। सर अभी अगर कोई एक रिंग फर्स्ट फिंगर में चला गया तो बाकी 3 फिंगर के लिए ऑप्शंस बचेंगे नहीं ना, तो फिर हर एक के लिए 6 6 6 कैसे कंसिडर कर सकते हैं? एक मिनट, हर एक के लिए 6 6 6, आप कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो? आप ये वाले ऑप्शन की बात कर रहे 4 टू हो? द पावर 6 वाला सर। 4 टू द पावर 6, ओके। हाँ, अब आप मुझे बताओ इसमें व्हाट इज योर क्वेश्चन? कि अगर एक रिंग फर्स्ट फिंगर में चला गया तो वो रिंग बाकी 3 फिंगर के लिए अवेलेबल नहीं होगा ना, हाँ, तो वो हम रिंग हर फिंगर अवेलेबल के लिए नहीं 6 होगा। ऑप्शन, हाँ, वो रिंग हम हर अवेलेबल नहीं फिंगर होगा, के लिए ये ले रहे हैं खत्म। ना 6 एक ऑप्शंस। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपका पहले फिंगर में आ गया, राइट? ये खत्म, ओके नेक्स्ट। हाँ सर, हम लोग ये ले रहे हैं कि हर एक फिंगर के लिए 6 ऑप्शंस है, लेकिन अगर हर एक एक रिंग फिंगर, चला नहीं नहीं गया नहीं तो फिर बाकी के लिए बचेंगे नहीं नहीं नहीं। नहीं, हर एक फिंगर के लिए 6 ऑप्शन नहीं है, हर एक रिंग के लिए 4 ऑप्शंस है। हर एक रिंग के लिए 4 ऑप्शंस है। अब मान लो ये रिंग आपका पहले फिंगर में चला गया, राइट? अब ये दूसरे रिंग के पास कितने ऑप्शंस हैं? दूसरे रिंग के लिए 4 ऑप्शंस हैं। वो पहले फिंगर में भी जा सकता है, वो दूसरे फिंगर में भी जा सकता है, वो तीसरे में भी जा सकता है, एंड चौथे में भी जा सकता है, राइट? हर एक रिंग के लिए 4 ऑप्शन है, हर एक रिंग के लिए 4 ऑप्शंस हैं, हर एक रिंग के लिए 4 फिंगर हैं। एक फिंगर के लिए 6 ऑप्शन नहीं है, एक रिंग के लिए 4 फिंगर्स हैं। इज दिस क्लियर? हाँ सर, क्लियर है सर। अब क्लियर एवरीवन? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो इसी कंसेप्ट के ऊपर अभी और 2-3 क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यूअसली डाउट में, तो आइडेंटिफाई करना। ऐसा आपने प्रोबेबिलिटी में भी एक क्वेश्चन किया होगा, बॉल एंड एक बॉल एंड बॉक्स वाला क्वेश्चन था, राइट? समथिंग कि शायद 3 बॉल बॉक्स थे, नो प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी में हम उसको देख लेंगे, ओके? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर नाउ। जब भी आपके पास ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रैंक्स कैन बी वॉन इन 4 फिंगर्स, जहां पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया होगा कि आपको एक फिंगर रखनी, एक रिंग रखनी है, 2 रिंग रखनी है, 3 रिंग रखनी है, आपको सारा ग्लोबली सारे केसेस कवर करने हैं, ओके? एंड ये वाला शायद हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस में भी करके गए थे। चलो तो शुरू करते हैं। अब इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट काहूट, ओके? Oh, where is Google Chrome? Just a minute. Okay, can you see this screen now? Right? Be ready with your Kahoot app. 1 घंटा ऑलरेडी चला गया है एंड अभी हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला खत्म नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, बट हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो क्विकली। सो यस, अभिषेक, मनोज, विष्णु, सिंचना, दिलीप, वेरी गुड, राइट? Many students are playing now. So join this quickly. Now, how many numbers can be found from the digits 1, 2, 3, 4 when repetition is not allowed? चलो ये अब quickly हो जाएगा।
राइट, जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है. ओके, एबिन इज हियर नाउ. ग्रेट एबिन, गुड टू सी यू. चलो, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? ओके, ऑप्शन से भी आपको हिंट मिल जाएगी. ये तो क्विकली हो जाना चाहिए. इसके लिए मैं आपको 60 सेकंड्स दूंगा, नॉट मोर देन दैट. ओके, लास्ट 15 सेकंड्स, 25 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड्स. 60 सेकंड्स भी ज्यादा है. ओके, वाह, आपने पहले ही खत्म कर दिया. वेरी गुड. तो ये तो सबको क्लियर है ना? 4p1 प्लस 4p2 प्लस 4p3 प्लस 4p4. इसके लिए वन नोट पे मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको यही दिखा देता हूँ. ओके, यहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया स्टूडेंट्स कि आपको जो बनाने हैं नंबर्स वो कितने डिजिट के होंगे. राइट, इफ यू सी दिस क्वेश्चन हियर, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. दैट मीन्स ये जो आपको नंबर बनाने हैं वो 1 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, और 2 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, या 3 डिजिट के, या 4 डिजिट के. मैक्सिमम 4 डिजिट के ही नंबर होंगे. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. मैक्सिमम 4 डिजिट. क्यों? क्योंकि आपके पास 4 डिजिट एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो 1 डिजिट के नंबर आपके पास बनेंगे 4p1, 2 डिजिट के 4p2, 3 डिजिट के 4p3, 4 डिजिट के 4p4. अगर जनरली ये क्वेश्चन में क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं. राइट, एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फायदा ये हो गया कि ऑप्शन में आपको ये दिया था. ये ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया और इसकी जगह नन दिया हो तो जितने लोगों के राइट आंसर है उसमें से कुछ लोग स्किप हो जाएंगे. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये टाइप कर देंगे 4p4. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको एक हिंट मिल गया है. तो ये एक चीज ध्यान रखें, अगर ये स्पेसिफाई नहीं है कि कितने डिजिट का आपको नंबर बनाना है तो सारे के सारे नंबर्स आपको कवर करने हैं. राइट, एंड सपोज यहाँ पे बोला होता रिपीटेशन इज अलाउड तो बहुत ही गंदा वाला खेल हो जाता. आया ना? क्योंकि इफ रिपीटेशन इज अलाउड 1 डिजिट भी बन सकता है, 2 डिजिट भी बन सकता है, 3 डिजिट भी बन सकता है, 4 डिजिट भी बन सकता है. रिपीटेशन तो आप कब तक कर सकते हो? 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट. बहुत ही बड़ा हो जाएगा. एम आई राइट एवरीवन? ओके, so yes, great. Abhishek, Vishnu, Sinchana, Dilip and Harsha. There are 3 candidates for a post. अब समझना, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट हैं. 1 is to be selected by the votes of 7 men. 7 बंदे हैं, 7 मैन हैं जो वोट कर रहे हैं. 3 कैंडिडेट्स हैं. The number of ways in which votes can be given. वोट्स जो दिए जा रहे हैं उसके वेज आपको काउंट करने हैं. क्वेश्चन पता चल रहा है? You have to count number of ways in which votes can be given. Right. 3 candidates for a post एंड वोट देने वाले हैं सिर्फ 7 लोग. ओके, सोचो. थ्री टू द पावर 7. बहुत क्विकली कर दिया. पता चल गया कंसेप्ट? ओके, सी, पहले आपको केस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके, टोटल कितने वेज में वोटिंग की जाएगी वो आपको फाइंड करना है. राइट, चलो आप मुझे ये बताओ, 3 कैंडिडेट हैं. राइट, सपोज ये कैंडिडेट के मैं इधर नाम दे रहा हूं ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, जिसको जाके आपको वोट देना है वो उसका बटन दबाना है. चलो, अब यहाँ पे कोई भी केस हो सकता है. 7 लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि सातों के सातों एक को ही वोट दे दे. राइट, या सातों के सातों बी को वोट दे दे, सातों के सातों सी को वोट दे दे. एक केस ये भी हो सकता है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? ओके, एक केस ये हो सकता है यहाँ पे कि ए को 4 लोगों ने वोट दिया, बी को 2 लोगों ने वोट दिया, सी को 1 लोगों ने वोट दिया. 4 + 2 6 + 1 7. ओके, या इधर हो सकता है 4 3, इधर हो सकता है 0. ऐसा किसी के भी लिए हो सकता है. एम आई राइट? तो ये आपका सेम केस बन रहा है.
रिंग एंड फिंगर वाला, हाँ या ना? रिंग एंड फिंगर वाला, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। रिंग एंड फिंगर वाला, अब समझो। अब जब ये आपका रिंग एंड फिंगर वाले केस में क्या था कि अगर आप रिंग कहीं भी जा सकती है, यहाँ पे आपका वोट कहीं भी जा सकता है। अभी आप बोल रहे हो 7⁻3। अब समझो, मान लो कि सातों के सातों लोगों ने ए को वोट दे दिया, तो बी को वोट देने के लिए कोई बचेगा नहीं, सी को वोट देने के लिए कोई बचेगा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? राइट। तो अब आपको घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है, आपको टेढ़ी उंगली से सोचना पड़ेगा, आपको रिवर्स सोचना पड़ेगा। पहले हम उंगली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, फिर हमने रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, हर एक रिंग के पास 4 ऑप्शन है, तब जाके हमें आंसर मिला। तो अब हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, देयर आर टोटल पीपल 7 पीपल टू वोट, राइट? 1 पर्सन, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, ऐसा करके टोटल 7 पर्सन है। एक पर्सन के पास कितने ऑप्शन है? आइदर वो ए को वोट देगा, बी को वोट देगा, सी को वोट देगा, 3 ऑप्शन, हाँ या ना? दूसरे पर्सन के पास कितने ऑप्शन है? आइदर वो ए को वोट देगा, बी को वोट देगा, सी को वोट देगा। ये बहुत ही आसान सा हो जाएगा, राइट? एक पर्सन जा रहा है वोट दबाने के लिए, 3 ऑप्शन है। दूसरा पर्सन जा रहा है, उसके पास भी 3 ऑप्शन है। भाई पहले ने एक बी सी किसी को भी दिया, उससे दूसरा पर्सन किसको देगा उसका कोई लेना देना नहीं है, हाँ या ना? पहले पर्सन ने जाके ए को दिया तो दूसरा भी ए को दे सकता है। ओके, इन सेम वे तीसरा पर्सन के पास भी 3 ऑप्शन, लास्ट पर्सन के पास भी 3 ऑप्शन। यस, सो टोटल 3⁻7 ऑप्शंस। इसमें सारे केस कवर हो जाएंगे। अब इसमें ये केस भी कवर हो जाएगा, सबके सब ए को दे रहे हैं, सबके सब बी को दे रहे हैं, सबके सब सी को दे रहे हैं, ये वाले केस और ऐसे लॉट्स ऑफ केसेस, सारे के सारे केस। अब कंसेप्ट पता चल रहा है ना? रिंग एंड फिंगर, ओके, रिंग एंड फिंगर, 3 कैंडिडेट 7 मैन, ओके। एंड ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, ओके। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है काउट में। नेक्स्ट, एंड अभी कॉम्बिनेशन के तो और PYQ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवीजन खत्म नहीं हो पाएगा 1 बजे तक। 4 buses रन बिटवीन भोपाल एंड ग्वालियर। चलो ये आपका अच्छा वाला क्वेश्चन है। जब परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिखाया जाता है तब ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं कि भोपाल एंड ग्वालियर के बीच में 4 बसेस रन कर रही हैं, ओके। इफ अ मैन गोज फ्रॉम ग्वालियर टू भोपाल, वो ग्वालियर से भोपाल जा रहा है, by a bus and comes back to ग्वालियर by bus, वापस ग्वालियर आ रहा है by bus, then total possible ways। तो ये तो आप क्विकली कर सकते हो, ओके। जब एक बेसिक रूल पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसके बाद में उसी पे आऊंगा। 4 buses run between भोपाल एंड ग्वालियर, number of possible ways for a man for going and returning from ग्वालियर to भोपाल। Do it quickly. I'll give you 30 seconds for this question. Right. 30 seconds ज्यादा ही है. So last 7 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do it quickly. चलो last 10 seconds और 10 सेकंड दे रहा हूँ on public demand. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 16. Very good. Right. And few students stuck हो गए 12 पे. 12 कहाँ से आ गया? आप 8 पे स्टक होते तो मैं समझता भी, आप 12 पे स्टक हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। सो ये कंसेप्ट आपको दे रहा है योर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सी, दिस इज योर भोपाल, दिस इज योर ग्वालियर, ओके। अब आपको ग्वालियर से भोपाल जाना है, आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 बस हैं, 1, 2, रास्ता एक ही है बट बस 4 है, राइट? B1, B2, B3, B4। तो उधर जाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 4 ऑप्शंस हैं, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब यही सारी बस रिपीट जा रही है। अब ये 4 हम कैसे काउंट करते हैं? दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ और, राइट? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एडिशन प्रिंसिपल, कि अगर आपके पास और आ रहा है बीच में, आइदर और कंसेप्ट, ये या ये या ये या ये ऑप्शंस, देन इन दोस केसेस वी आर गोइंग टू ऐड, हाँ या ना एवरीवन? ओके। फिर जब वो रिटर्न आ रहा है, अब रिटर्न आने के लिए भी 4 ऑप्शन है, रिटर्न आने के लिए भी 4 ऑप्शन है। 1, यही सेम बस रिटर्न होगी, यही सेम बस रिटर्न होने वाली है, B1, B2, B3, B4, सेम बस रिटर्न होने वाली है। तो रिटर्न होने के लिए भी 4 ऑप्शंस है। सो जाने के लिए, राइट, फॉर ऑनवर्ड जर्नी यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस, फॉर रिटर्न जर्नी यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस। 4 बस में जाने का, 4 बस में आने का। बट अब जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बीच में एंड आएगा या और आएगा? जर्नी कैसे कंप्लीट होने वाली है? जाओ एंड वापस आओ, राइट? ऑनवर्ड एंड रिटर्न।
तो हर एक ऑप्शन के बाद सोचो, एक बस में पहुंच गए सर, राइट, सपोज आप B1 बस में पहुंच गए, 4 ऑप्शन में से एक बस में आप पहुंच गए, अब रिटर्न आने के लिए आपके पास और 4 ऑप्शन है, तो हर एक ऑप्शन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वापस आप रिटर्न B1 में आ रहे हो, B1 में जाने के बाद आप B2 में रिटर्न आ रहे हो, B1 में जाने के बाद आप B3 में रिटर्न आ रहे हो, B1 में जाने के बाद आप B4 में रिटर्न आ रहे हो, एक ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन द सेम वे उसी तरीके से B2 में 4 ऑप्शन मिलेंगे, B2 में जाने के बाद B1 B2 B3 B4, B3 में 4 ऑप्शन मिलेंगे, B1 B2 B3 B4, B4 में 4 ऑप्शन मिलेंगे, B1 B2 B3 B4। तो जब बीच में एंड आएगा, in those that cases 4 into 4 16, which is your basic principle of multiplication, कि जब एक प्रोसेस खत्म हो रही है उसके बाद दूसरी प्रोसेस आप कर रहे हो, at that case total number of cases will be you can find by and means multiplication, इधर प्लस इधर मल्टीप्लीकेशन, दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करना है? मल्टीप्लीकेशन में आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, एडिशन में क्या है, पूरी कंप्लीट हो गई है। ये ऑप्शन B1 ऑप्शन में पूरी जर्नी कंप्लीट हो रही है जाने की, सिर्फ ऑनवर्ड, या B2 या B3 या B4। फिर आपकी टोटल जर्नी की मैं बात करूं, ऑनवर्ड एंड रिटर्न, तो वो कंप्लीट तब होगी जब ऑनवर्ड करके आप रिटर्न करके आओ, राइट? सो वन प्रोसेस आफ्टर अदर प्रोसेस, दैट इज योर एंड, वन प्रोसेस आफ्टर अदर प्रोसेस। लॉजिक क्लियर हुआ? राइट, जनरली ये जल्दबाजी में आप अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो 4 + 4 8 कर देते हैं, बट यहाँ पे तो स्टूडेंट्स ने 12 लिख दिया, मैं सोचा ये 12 कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, 4 into 3 कर दिया, जिसमें गए उसमें वापस नहीं आए। अच्छा, इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, चलो चलो रिज्यूम करें आपका काहुट क्विकली। इफ NP5 इक्वल टू 20 into NP3 देन n, तो यहाँ पे आपको NP5 NP3 की फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, राइट? NP5 इक्वल टू 20 into NP3। Do it quickly. एटी 70 सेकंड्स पे मैं बंद कर दूंगा, राइट? क्योंकि समझो अभी हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं। ओके, 8 शुड बी योर आंसर। जस्ट आपको फॉर्मूला रखने हैं, सिंप्लीफाई करना है, वहां से आसान है, राइट? एंड फॉर्मूला के लिए आप वो आपका बेसिक कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, एन से आर कदम पीछे, NPR इज व्हाट? ओके, यहाँ पे आपको क्या बोला गया, NP5 इज इक्वल टू 20 टाइम्स NP3। ओके, सो NP5 का मतलब क्या होगा, n से 5 कदम पीछे, n n-1 n-2 n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 20, n से 3 कदम पीछे, n n-1 n-2, तो n n-1 n-2 आपका कैंसिल हो जाएगा, n-3 इंटू n-4 इज 20। अब ये 20 आप कैसे ला सकते हो समझना है, यहाँ पे इधर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या तो एक दूसरा दिमाग लगाओ, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 20 के ऐसे फैक्टर्स जो कंसेक्यूटिव हो, 4 into 5। अब इसमें से बड़ा कौन सा होगा, n-3 या n-4? डेफिनेटली n-3 बड़ा होगा, so n-3 5 n-4 4, दोनों केस में आपको n मिल जाएगा 8। क्लियर एवरीवन? ओके, तो इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, डू इट क्विकली। How many words comprising of any 3 letters of the word universal can be formed? यूनिवर्सल के कोई भी 3 लेटर्स आपको उठाने हैं एंड उसमें से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? ओके, हाउ मेनी वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एनी 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल?
Do it quickly. Yes. I'll give you last 6 seconds, 60 seconds तक टाइम दूंगा. 5, 4, 3, 2, 1. राइट. 504 ये तो आसान है. राइट. क्यों? कुछ 450 तक पहुंच गए स्टूडेंट्स. राइट. 540 तक पहुंच गए. 9p3 कोई भी लेटर्स यहाँ पे रिपीटेड नहीं है. एम आई राइट? तो डायरेक्टली 9p3 हो जाएगा. राइट. दिस इज दैट ओनली. टोटल 9 लेटर्स हैं एंड कोई भी लेटर्स रिपीटेड नहीं है. सो 9p3 से ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा. If NP4 is to NP5 equal to 1:2, then N. ये आपका आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा जो अभी हमने किया. Quickly do this. Do it quickly. हो गया. लास्ट 15 सेकंड्स. 70 पे खत्म कर दूंगा मैं. ये आसान है, इसमें इतना टाइम नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगा ना. n से 4 कदम पीछे n से 5 कदम पीछे. राइट. 6 तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा. n से 5 कदम पीछे वो n-4 तक आएगा. राइट. या n-3 तक आएगा. तो फिर वहां से आप कर सकते हो. n-4 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4 + 2 6. चलो लास्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज कैन mn लेटर्स बी पोस्टेड इन n लेटर बॉक्सेस? mn लेटर्स हैं. टोटल m इंटू n लेटर्स हैं. लेटर्स मतलब समझ रहे हो ना, नॉट ABCD. जो लेटर हम लिखते हैं. राइट सर, आज के जमाने में कौन लेटर लिखता है? हम मेल भी नहीं लिखते, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं. हाँ तो वही मान लो, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो वो पहले के टाइम में वो सारी चीजें लेटर चलती थी. राइट. सलमान खान की पहली मूवी मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा जा, चिट्ठी लेके आ, समथिंग लाइक दैट. एक अच्छा गाना था फेमस. ओके. तो n लेटर बॉक्सेस हैं, उसमें mn लेटर्स आपको डालने हैं. कितने ऑप्शंस होंगे? सी, अब यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने mn टू द पावर n आंसर दिया एंड दो स्टूडेंट्स ने n टू द पावर mn आंसर दिया. ओके. एंड n टू द पावर mn इज राइट. चलो अब लेट अस एनालाइज दिस कि क्या गड़बड़ी है. ये खुशी है कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना आ गए. ओके. mn लेटर्स एंड लेटर बॉक्स. ओके. अब आपका जो कंफ्यूजन है वो मेजर कंफ्यूजन है आपका कि सर ये mn टू द पावर n होगा या n टू द पावर mn होगा. राइट. यहाँ पे 5 स्टूडेंट ने ये आंसर दिया एंड 2 स्टूडेंट ने ये आंसर दिया. जो ये रॉन्ग हो गए ये राइट हो गए. अब समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इनका मीनिंग निकालो. mn टू द पावर n का मतलब क्या होगा? ये आपके mn लेटर्स हैं. मैं थोड़ा टाइम दूं. अरे टाइम था, मैंने स्किप नहीं किया. वो जैसे सब स्टूडेंट्स आंसर दे देते हैं तब स्किप हो गया. जो क्वेश्चन में टाइम देना चाहिए उसमें मैं देता हूँ. इस क्वेश्चन के लिए मैंने टाइम दिया था. राइट. ये अपने आप स्किप हुआ, मैंने स्किप नहीं किया. मैंने तो नहीं किया ना कि मैं यहाँ पे कुछ कर रहा था उसमें दब गया क्या बटन. ओके. सभी ने आंसर दे दिया तब वो हो गया. चलो समझो यहाँ पे n लेटर बॉक्स है. राइट. सपोज ये आपका लेटर बॉक्स है 1. ये आपका सेम वोटिंग वाला कंसेप्ट हो गया. राइट. ये आपका लेटर बॉक्स है 1, ये लेटर बॉक्स है 2, ये लेटर बॉक्स है 3, ये लेटर बॉक्स है 4. इस तरीके से टोटल आपके पास हैं n लेटर बॉक्सेस.
टोटल mn लेटर्स हैं। अब mn टू द पावर n का मतलब समझो, mn टू द पावर n का मतलब क्या हुआ, mn मतलब हर एक बॉक्स में डालने के लिए आपके पास mn ऑप्शंस है। इज इट पॉसिबल? आप मुझे बताओ, अगर पहले बॉक्स में आपने mn लेटर्स डाल दिए, सारे के सारे लेटर्स पहले पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाल दिए, पहले लेटर बॉक्स में डाल दिए, तो क्या इधर mn ऑप्शन बचेंगे? नॉट एट ऑल, ये बचेंगे ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी सबके लिए बचेगा ही नहीं। रिंग्स एंड फिंगर, इधर 6 के 6 रिंग डाल दिए, बाकी सारे फिंगर के लिए रिंग बचेगी? नो। सो दिस इज योर मीनिंगलेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसे ऑप्शन हो, तो पहले ये देख लो इसमें से कौन सा मीनिंगलेस है। अब n टू द पावर mn, जल्दबाजी मत करो, आराम से चलो। अब यहां से सोचो, n टू द पावर mn का मतलब क्या है, n इंटू n इंटू n। अब हर एक लेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वहां पे भी हर एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। टोटल लेटर्स कितने आपके पास, 1 2 3 अप टू टोटल आपके पास m इंटू n लेटर्स हैं। यू आर हैविंग m इंटू n लेटर्स। अब हर एक लेटर के पास कितने ऑप्शन होंगे? ये लेटर आइदर पहले लेटर बॉक्स में जा सकता है, या दूसरे लेटर बॉक्स में जा सकता है, या nth लेटर बॉक्स में जा सकता है। तो पहले लेटर के पास है n ऑप्शन, दूसरे लेटर के पास कितने ऑप्शन है, अगेन n ऑप्शंस, वो कहीं भी जा सकता है, तो दूसरे लेटर के पास भी है n ऑप्शंस। लाइक दैट लास्ट जो आपका लेटर होगा उसके पास भी कितने ऑप्शंस होंगे, n ऑप्शंस। सभी पे n ऑप्शंस हैं, तो टोटल ऑप्शंस हो जाएंगे n इंटू n इंटू n, कितनी बार, mn टाइम्स। सो दिस इज नथिंग बट योर n टू द पावर mn। इजी एवरीवन? अब पता चला कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए परम्यूटेशन के? एवरीवन यू कैन टेल मी यस। तो यहाँ पे हमारा परम्यूटेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, एंड आई होप आपको ये मेथड कैसे लग रही है रिवीजन की। बट ये रिवीजन में क्या है, ये मेथड में टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। एज यू कैन सी हमारा 1.5 घंटा चला गया है, एंड सिर्फ हमारा पहले कंसेप्ट का रिवीजन हो पाया। कैन यू सी दिस, राइट? एंड हमारे पास और 3 कंसेप्ट हैं, कॉम्बिनेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था, बट नो प्रॉब्लम, चलो देखते हैं। अब इसको किया है तो ये क्लास में ये कंटिन्यू करते हैं। एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन और हाई लेवल के हैं, PYQ के। ओके, सिर्फ 30 सेकंड दो क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वो कर सकते हैं, बट फिर भी ऐसा रहेगा। चलो, बाकी के जो कंसेप्ट आपके छूट गए, राइट, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले कवर कर देते हैं। तो NPN n फैक्टोरियल होगा, NP01 होता है। ओके, वो पहले हम कवर कर लेते हैं। सो वी नो दैट NP01, राइट, ये कहीं पे यूज हुआ नहीं, बट ये आप ध्यान रखें, NPN n फैक्टोरियल होता है, वो करने की जरूरत नहीं है। NP1 आपका n होता है, राइट, ये हमें पता है। सर क्वेश्चन के लिए टाइम दीजिए, पर डिस्कशन कम कर दीजिए। यस, आई एम गेटिंग मेजर सी, आई एम गेटिंग 2-3 डिफरेंट एक्सप्लेनेशन टू ऑल क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी। आई एग्री हर्षा। देखो मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के ऊपर, मुझे सभी स्टूडेंट को टारगेट करना है, राइट। हियर आई एम हैविंग ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, आई एम हैविंग इरफान, आई एम हैविंग सिंचना, आई एम हैविंग everyone, right? Yes, I agree ki, and if anyone asks doubt then clear it, I agree for that point, but कई स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जो शर्माते रहते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें डाउट होता है बट वो पूछते नहीं है। तो एज अ टीचर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे वो सबको कवर करना पड़े, राइट। समझना, मैं आपकी हर एक बात सुनता हूँ, राइट। आप मुझे बोलते हो कि सर आप ऐसा करो ऐसा करो, आई एग्री, मैं वो सुनूंगा एंड मैं वो करूंगा। आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन बेस करो, मैं क्वेश्चन बेस करूंगा। अंदर मुझे पता है कि मैं क्वेश्चन बेस करूंगा तो मुझे ज्यादा टाइम जाएगा, राइट, बट मैंने किया कि चलो एक बार आप रियली देख लो, राइट। कुछ टीचर्स को आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, कुछ टीचर्स को अगर आप बोलोगे कि ऐसा करो, वो आपकी सुनेंगे भी नहीं, वो अपने तरीके से ही जाएंगे, राइट। एक चीज ऑलवेज याद रखो स्टूडेंट्स, मैं भी पहले ये सिचुएशन में बहुत डायलेमा फील करता था, राइट। इवन मैं कुछ टीचर से बात करने में डरता था, इवन मेरे मैथ्स के टीचर जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था मैथ्स का टीचर बनने के लिए 11th-12th में। ओके, तो द थिंग इज, एक चीज ऑलवेज याद रखो कि आपका टीचर जो आपके लिए करेगा ना, इट इज बेस्ट। योर टीचर इज ऑलवेज राइट। मैंने आपको बोला था कि नवंबर दिसंबर ये जो टाइम ऐसा आता है ना कि आप पूरे टेंशन में होता है, पूरे प्रेशर में होते हो, आपको हर एक चीज पे डाउट आता है, आपको हर एक चीज पे डाउट आता है, आपको आपकी प्रिपरेशन पे डाउट आएगा, आपको अपने ऊपर डाउट आएगा, आपको अवंती पे डाउट आएगा, आपको अवंती के टीचर्स पे डाउट आएगा, आपको आपके पेरेंट्स पे डाउट आएगा, आपको दुनिया पे डाउट आएगा, आपको सिस्टम पे डाउट आएगा, आपको सभी चीजों पे डाउट आएगा। एम आई राइट? राइट, दिस इज द थिंग, आपको सभी जगह पे डाउट आता है। डाउट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट।
मैं ये क्यों चीजें बता रहा हूँ समझना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं दो चीजें यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, ये दिसंबर में ये दो चीजें होती हैं। ओके, फर्स्ट चीज ये डाउट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मुझे भी डाउट आता था स्टूडेंट्स, मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है, उसके बाद भी जब एमटेक में प्रिपरेशन करता था, सभी जगह पे मुझे डाउट आता था, राइट। अभी भी कभी कभी आ जाता था, अभी भी कभी कभी आ जाता है कि सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या ये वर्दी है, क्या इसका मुझे कुछ प्रूफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लाइक दैट। तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। ये डाउट मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है समझना, बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे आप ये मैनेजमेंट भी सीखते जाओगे, बट वो तब सीखोगे अगर आप साथ में सीखते जा रहे हो। तो भगवत गीता में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है विच इज संशयात्मा विनश्यति। समझना, संशयात्मा विनश्यति। ओके, ये मैंने विवेक बिंद्रा के एक वीडियो से सुना था, ये मैंने सभी जगह पे लिख दिया। जब मुझे डाउट आता था मैं इसी को ध्यान में रखता था। एंड एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था द सीक्रेट मूवी का। द सीक्रेट मूवी में एक इंसिडेंट दिखाया गया था, मैं आपको वो भेजूंगा वीडियो एंड मोमेंट में, छोटा सा 2 मिनट की क्लिप। एक बंदा पायलट था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, राइट। पायलट का एक्सीडेंट हो गया था, वो बाहर निकला, डॉक्टर ने उससे बोल दिया था कि मतलब वो पूरा हैंडी, दिस इज ट्रू स्टोरी। और ऐसी हमारी इंडियन आर्मी की भी बहुत सारी ट्रू स्टोरीज हैं। उसको पूरा पैरालिसिस हो गया था, वो उठ नहीं पा रहा था। ओके, ही वाज वन पायलट इन एयर, पायलट था, एक नॉर्मल पायलट था यूएस एयरवेज, राइट, अमेरिका में। तो ऐसे इंडियन आर्मी में बहुत सारी स्टोरीज हैं। वो पूरा पैरालाइज हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया नहीं उठ पाएगा, वो उठा, राइट। वहां पे जैसे हमारे दिवाली दशहरा बड़ा त्योहार है, वहां पे क्रिसमस बड़ा त्योहार है, क्रिसमस पे वो उठ के घर पे आया। उसने अपनी आईज सिर्फ पल के झुका सकता था, आईज से उसने लिखा दिया था नर्स को कि मैं क्रिसमस पे यहाँ से उठ के बाहर जाऊंगा। एंड उसको पूछा गया, उसके इंटरव्यूज हुए कैसे आपने ये किया, तो उन्होंने बस एक ही चीज बोली, मैंने मेरे दिमाग में एक भी चीज ऐसी नहीं आने दी, एक भी ख्याल मुझे मैंने ऐसा नहीं आने दिया जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर करे। तब उनका लक्ष्य क्या था, उठ के बाहर आना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपका लक्ष्य क्या है, जेई 2021। तो ये सेंटेंस भी मैंने लिख दिया, अभी भी यहाँ पे मेरे कपबोर्ड पे लिखा हुआ है कि मैंने मेरे दिमाग में एक भी ऐसा ख्याल नहीं आने दिया जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने मेरे दिमाग में एक भी ऐसा ख्याल नहीं आने दिया जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर करे। समझना, यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ। ये आपकी व्हाट्सएप मैसेज लैंग्वेज, मैंने मेरे दिमाग में एक भी ऐसा ख्याल नहीं आने दिया जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर करे। ओके, मैंने मेरे दिमाग में एक भी ऐसा ख्याल नहीं आने दिया जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर करे। जब भी ऐसा कोई ख्याल आए, जब भी कोई डर सताए, जब भी किसी पे डाउट आए, पहले ये दो चीजें ध्यान रखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संशय आत्मा विनश्यति? संशय आत्मा, खुद पे, खुद के ऊपर अगर डाउट करोगे तो विनाश ही होगा। सेल्फ डाउट इज डिस्ट्रक्शन। संशय आत्मा विनश्यति का मतलब है सेल्फ डाउट इज डिस्ट्रक्शन। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझ पे भरोसा रखो, आप अवंती पे भरोसा रखो, नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं अपने आप पे भरोसा रखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर यूनिक। आपने पूरे 2 साल मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, अपने आप पे भरोसा रखो। और किसी चीज पे भरोसा रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? तो डाउट मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप है बिलीव इन योरसेल्फ। पहले ये चीज ध्यान रखो, अगर सेल्फ डाउट करोगे दैट इज डिस्ट्रक्शन। अपने आप पे डाउट करोगे, खुद डूबोगे, अपने साथ 10 लोगों को ले डूबोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? एक कंफ्यूज बंदा बाकी 100 लोगों को लेके डूबता है, ये चीज ध्यान रखना। मैं अपनी लाइफ में पहले बहुत कंफ्यूजन में था, तो मैं 100 लोगों को लेके डूबा हूँ बहुत बार। सो एक कंफ्यूज बंदा 100 लोगों को लेके डूबता है। सेल्फ डाउट इज डिस्ट्रक्शन। सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, पहले अपने आप पे भरोसा रखो। पहले ये चीज होनी चाहिए, पहले अपने आप पे भरोसा रखो, राइट। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो। सेकंड थिंग, एक भी दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आने दो जो आपको जेई 2021 से दूर करे। अब दूसरे ख्याल आपको क्या आते हैं? आपको आपके पेरेंट्स पे डाउट होने लगता है, आपको सिस्टम पे डाउट होने लगता है, आपको जेई मेथड पे डाउट होने लगता है, आपको आईआईटी एनआईटी पे डाउट होने लगता है, आपको अवंती पे डाउट होने लगता है, आपको टीचर्स पे डाउट होने लगता है। तो समझना, जब भी आपको सिस्टम पे डाउट हो कि हमारा जो भी रिवीजन चल रहा है, हमारा सिस्टम चल रहा है, उस पर भी बिलीव करो। बिलीव इन सिस्टम। ये सिस्टम पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपको आपके टीचर्स पे, आपको पेरेंट्स पे बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव इन पेरेंट्स।
बिलीव इन योर पेरेंट्स, बिलीव इन योर टीचर्स, बिलीव इन योर स्कूल, अवंती, सभी जगह पे। क्यों समझना, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे केस हैं कि जब ऐसे भी केस हैं स्टूडेंट्स को बेस्ट कोचिंग दी गई, स्टूडेंट्स को बेस्ट टीचर्स मिले, बट वो कंप्लेंट करते रहे, वो कंप्लेंट करते रहे कि ये इसमें ये अच्छा नहीं है। देखो कमियां सभी जगह होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम में कमियां नहीं है, हम में है कमियां, कमियां सभी जगह होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कमियों को फोकस कर रहे हो कि आप उसमें से जो अच्छा मिल रहा है उस पर फोकस कर रहे हो, राइट। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रोज सुबह आपको चाय मिल रही है, राइट, मम्मी रोज सुबह आपको चाय दे रही है, आप सबको चाय की आदत होगी शायद, तो आप सुबह रोज सुबह उठ के चाय दे रही है मम्मी, हर रोज सिर्फ कमियां निकालो चाय की, आज शक्कर ज्यादा है, आज ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, 10 दिन के बाद देखना कि आपको चाय मिलेगी। सिर्फ कमियां निकालो, हर रोज अलग अलग कमियां बताओ मम्मी को, आप मुझे ये बताओ क्या चाय मिलेगी आपको? जस्ट टाइप इन चार, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्विकली क्विकली, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 2 मिनट में डिस्कशन खत्म करना है। नेवर। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको जो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट करो, मैं आपको रीजन के साथ बता रहा हूँ। आप कंप्लेंट करोगे, राइट, वो डाउट, अब नेक्स्ट टाइम आपको चाय मिलेगी भी ना अच्छी, तो भी आप डाउट करोगे, अरे कुछ ना कुछ तो गंदा ही होगा उससे अच्छा। लेकिन अगर मान लो चाय में कुछ भी ऊपर नीचे है, बाकी सारी चीजें सही है, उसके लिए आप थैंकफुल हो, मम्मी को बस, मम्मी आपको चाय दे रही है, एक बार मुस्कुरा के बस बोल दो मम्मी थैंक यू, मजा आ गया। आप पूरा दिन पढ़ते हो, आपके क्लास के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से मम्मी आपको खाना देती है, मम्मी थैंक यू, राइट। सिर्फ 5 दिन ये थैंक यू वाला ट्राई करो, हाँ हाँ, 5 दिन ये थैंक यू वाला ट्राई करो, आप छठे दिन देखना आपको और अच्छी चाय मिलेगी। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, आया ना? और ये भी मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स के केस में, मैंने यहीं पे देखा है, ये एग्जांपल तो आप ही के सीनियर्स का है, आप ही के सीनियर्स का एग्जांपल है कि कभी उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए, अच्छा नहीं पढ़ा पाए, बट आपके सीनियर्स इतना ग्रेटफुल होते थे, राइट, कि नेक्स्ट टाइम हमें टीचर्स को और मन करता था और अच्छा पढ़ाने का, और इतना अच्छा करने का, राइट। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब आप ग्रेटफुल होते हो, जब किसी भी चीज को आप ग्रेटफुल होते हो, तो वो चीजें आपको और अच्छी मिलती हैं, वो मम्मी आपको और अच्छी चाय देंगी। सो अपने आप पे भरोसा रखो, ये सिस्टम पे भरोसा रखो, आपके पेरेंट्स, टीचर, स्कूल, अवंती पे भरोसा रखो। whatever they are doing for your best only. one more thing, एक चीज मैं खास बताना चाहता हूँ, ये मोमेंट पे सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आता है, समझना, हम टीचर्स हैं, हमारे पास जितना नॉलेज है हम चाहते हैं हम आपको दे दें, ओके, हम जितना, हमारे पास जितना नॉलेज है, हमारा जितना एक्सपीरियंस हम आपको दे देंगे, बिकॉज दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अवर मिशन, दिस इज अवर विजन, ये हम ये दे दें। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपके पास नॉलेज हमसे ज्यादा हो जाएगा, समझना, दिस इज ट्रू, दिस इज एग्री। एक मोमेंट आपके पास ऐसा आएगा जब आपके पास नॉलेज हमसे ज्यादा हो जाएगा, आइदर फिर वो टीचर सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, जेई पढ़ा रहा है, आइदर वो टीचर आपको डांस सिखा रहा है, वो कोरियोग्राफी हो गया। यही सेम चीज सरोज खान ने भी बोली थी, राइट। सरोज खान आप जानते होंगे, राइट, फेमस कोरियोग्राफर, ओके, ऑफ बॉलीवुड। जब मैं 11th-12th में था, मेरे मैथ्स के टीचर्स ने, उनका जो भी था बेस्ट नॉलेज, वो उन्हें मुझे दे दिया। एट वन मोमेंट आई फेल्ट ऑन December month, सेम दिस December month, आई एम हैविंग मोर नॉलेज देन माय मैथ्स टीचर, ऐसा मुझे फील हुआ, ओके, कि मुझे इतना आता है, सर मेरे ये डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, समझना, वो मुझे ले डूबा, ओके। 100 आउट ऑफ 100 मेरे बोर्ड्स में आ सकते थे, उसकी जगह मेरे आए 100 में से 93, क्योंकि मैं ये समझने लगा था कि मुझे ज्यादा आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये होगा स्टूडेंट्स, ये समझना, एंड आई टोटली एग्री। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें आपको मैथ्स मुझसे ज्यादा आएगा, आई गारंटी, एटलीस्ट जेई का, राइट, मैं गेट और उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जेई का मैथ्स का नॉलेज, फिजिक्स का नॉलेज, केमिस्ट्री का नॉलेज, सारा आपके पास, आपकी सारे तीनों टीचर्स का मिला के उससे ज्यादा होगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा आपके पास, ओके। बट दिस इज द लीगेसी, दिस इज अवर लीगेसी, दिस इज व्हाट वी वांट टू सी यू, राइट, कि अगर आपके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है तो वो हमारी खुशी है, राइट, वो कहीं ना कहीं हमारी अचीवमेंट है, हमें ऐसा लगता है कि यस, ये स्टूडेंट यहाँ पे पहुंचा। सो जो एज में हम जहाँ पे हैं, हम जो अचीव कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप अचीव करो, दैट इज द गोल ऑफ टीचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस एज पे मैं जो करा रहा हूँ, वो एज में आप मुझसे ज्यादा आपकी लाइफ में अचीव करो, दैट इज माई गोल, दैट इज द गोल ऑफ टीचर। सो दैट इज द थिंग। तो अगर वो केस आपके पास आ रहा है, समझना, टीचर आपको बेस देना चाहता है, कोई मोमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास नॉलेज ज्यादा है, डोंट वरी,
उसे रखो, उसको शेयर करो, उसको आपके टीचर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ शेयर करो, उससे सबका नॉलेज बढ़ेगा, राइट। आपके टीचर्स के पास जितना टाइम होगा, जितना रिसोर्स होगा, वो सारी चीजें आपको दे देंगी, बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। आई होप ये सारी चीजें आपको पता चली होंगी। सो अब मैं आपको ये क्यों बता रहा था समझना, तो हमने वो सिस्टम क्यों बनाई थी कि पहले हम आपको पूरा मॉड्यूल का रिवीजन करा दें, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स को मार्क करते हैं। यहाँ पे रिस्पांस मुझे कुछ स्टूडेंट्स का मिलता है, मुझे पता है वो स्टूडेंट्स कौन है। अगर मैं सिर्फ आपको लेके चलूं, जिनका मुझे रिस्पांस मिल रहा है उनको लेके चलूं, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल बिखर जाएंगे जो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, राइट। मेरा टारगेट उन स्टूडेंट्स पे भी है जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, सबका अपना अपना नेचर है, वो बोल नहीं पाते। मैं 11-12 तक इंट्रोवर्ट था, मुझे डाउट होता था, मैं नहीं बोल पाता था, राइट। तो इवन उनके साथ मुझे बात करनी है, पर्सनली कॉल करना है, उनके पेरेंट्स के साथ कॉल करना है, वो सारे प्लान्स भी हैं, धीरे धीरे वो सब होने वाले हैं अभी ये दिसंबर मंथ में। तो वो सारी चीजों को कवर करके हमने ये सिस्टम बनाई थी कि पहले हम एटलीस्ट मॉड्यूल का कवर कर देंगे, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर क्वेश्चन के डाउट्स मैं आपको अलग से कराऊंगा, बट क्वेश्चन के डाउट्स ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, ओके। एंड अभी इस तरीके से हमने किया काउट वाले मेथड से। मैं आपसे अलग अलग सिस्टम ले रहा हूँ, समझना, मैं आपको पूछ रहा हूँ, चलो आप मुझे बता रहे हो ऐसा करो ऐसा करो, अलग अलग मिल रहे हैं, बट द थिंग इज एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमें ये एक्सपेरिमेंटेशन करना छोड़ देना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि स्टूडेंट्स बोलो इस तरीके से करे, इस तरीके से करे, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि इस तरीके से अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। आई एग्री, ये मेथड बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये मेथड। शायद हम रिवीजन करते तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, ऐसे रिंग वाले क्वेश्चन, ये एमएन लेटर्स, लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चन, ये वोटिंग वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप होते ही नहीं रिवीजन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि रिवीजन में एक क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कराने से ये फायदा हो गया, ओके। बट डेफिनेटली अगर आप पीवाईक्यू करोगे, आप जिस तरीके से मैं रिवीजन कर रहा हूं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ध्यान में आएंगे, तब डाउट आएगा, तब आप पूछोगे, तो मैं आपको करा दूंगा। एंड वो मेथड से फायदा क्या होगा, मॉड्यूल के वो वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे जो उन स्टूडेंट्स को काम आएंगे जो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जो चुपचाप बैठे हैं, एंड वहां से वो लोग बेसिक वाला अटेम्प्ट कर पाएंगे, ओके। एंड ये वाले क्वेश्चन वो नहीं अटेम्प्ट करेंगे, शायद ये पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन वो नहीं अटेम्प्ट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग का ज्यादा पोर्शन आपके ऊपर है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज क्वेश्चन सॉल्विंग आप ले लो, राइट। क्वेश्चन सॉल्विंग का पोर्शन आप ले लो, पूरा रिवीजन मैं आपको करके देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक घर से आप रिवीजन मत करो, आप घर से डाउट सॉल्विंग करो, राइट। डाउट सॉल्विंग मीन्स डाउट मैं सॉल्व करके दूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग आप घर से करो। हर एक चैप्टर का रिवीजन मैं आपको पहले करके दूंगा, राइट। वो रिवीजन के बाद उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, विल इट बी फाइन? ओके। पहले क्या था, आप रिवीजन करते थे, आप सॉल्यूशन करते थे, नहीं, पूरे चैप्टर का रिवीजन मैं आपको करके दूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करो एंड उसके डाउट ग्रुप में डालो। एंड आप क्या कर रहे हो, आप सॉल्यूशन डायरेक्ट पीछे देख रहे हो, सॉल्यूशन मत देखो, गिरो एंड डाउट ग्रुप में डाल दो, ओके। वो डाउट जब एक साथ सब आएंगे, मैं आपका डाउट सॉल्विंग लूंगा, इतना मुझ पे भरोसा रखो, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लूंगा, ओके। Is this clear everyone? Please give me some response. Hi Anna. So I think this should be the best system. And हर चैप्टर के एंड में एक काउट खेल देंगे, हर एक रिवीजन कराऊंगा एंड रिवीजन के एंड में एक काउट खेल देंगे, तो उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ओके। सो एक चैप्टर का रिवीजन, एंड में एक काउट, एंड आफ्टर दैट ये आपके डाउट्स का सॉल्यूशन। तो इससे सारे स्टूडेंट्स के लिए सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जो स्टूडेंट्स चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बेसिक बेसिक कवर हो जाएगा, जो स्टूडेंट सिर्फ केसेट के लिए है, ओके। कंप्लीट चैप्टर काउट शायद नहीं है, टॉपिक वाइज है, क्योंकि ये काउट बनाए गए थे पढ़ाने के लिए, कि जब आप चैप्टर पढ़ाओ उसके बाद उसके साथ बनाए गए थे, इसलिए। सो देखेंगे वो कंप्लीट चैप्टर काउट है, उसमें से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हम उठा लेंगे। जैसे लाइन में इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका लोकस, तो लोकस वाले काउट हमने उठा लिए थे, राइट। तो उस तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम उठा लेंगे, ओके। सो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट आइडिया। हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे, एंड में मैं आपको एक काउट कराऊंगा, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड जो भी डाउट है ग्रुप में डालो। आपके जूनियर्स बहुत डाउट डाल रहे हैं ग्रुप में, आप जितने डाउट डालोगे उतने डाउट सॉल्विंग क्लास होंगी, राइट। हाँ सर, काउट में ही एक्सप्लेनेशन नहीं होता क्या? नहीं, काउट में एक्सप्लेनेशन नहीं होता अभिषेक, काउट में बस क्वेश्चन एंड आंसर है, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन मुझे आपको पूरा देना पड़ेगा, राइट। अब जैसे रिंग एंड फिंगर वाला क्वेश्चन हो गया, तो वो मुझे पूरा आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके वो कंसेप्ट दिमाग में जाएगा, ओके। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ वी आर हैविंग 20 मिनट्स। तो अब 20 मिनट्स में क्या कर रहा हूँ, हाँ डेफिनेटली आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, आपके जूनियर्स यही करते हैं,
राइट, ग्रुप में वो आपस में डिस्कस करते हैं। ओके चलो, तो अब मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस बचे हैं, जो जो टॉपिक बचे हैं, वो डायरेक्ट मैं आपको 20 मिनट में सारे टॉपिक कवर करने के लिए मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करके वहां से दिखा देता हूँ। विल इट बी फाइन एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? राइट, या वो भी टाइम हमारा बच जाएगा, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये वाला चैप्टर मैंने आपके जूनियर्स को अच्छे से कराया था। कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन भेज सकते हैं, डाउट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप रैंडमली राइट इसी सीक्वेंस में जाओ। मैं तो ये बोलूंगा अभी जो चैप्टर चल रहा है वो वाले क्वेश्चन करो, बट पिछले क्वेश्चंस भी बाकी हैं वो सारे भी डालो। ये नवंबर दिसंबर टाइम तो ये होना चाहिए कि ग्रुप पूरा डाउट से भरा होना चाहिए। मैं खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, डाउट पूरा क्वेश्चन ग्रुप पूरा डाउट से भरा होना चाहिए। राइट, मुझे टाइम नहीं मिलना चाहिए कि मैं आपको डाउट कब कराऊं, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि विष्णु सर मुझे पूछे कि भाई कब इन डाउट के लिए आप क्लास ले रहे हो, लाइक दैट, ऐसा होना चाहिए। चलो, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। राइट, अब इतने सारे डाउट भी मत भेजना भेजना कि हम कर सके। राइट, मतलब जितने डाउट है वो आप भेजना, उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं आपको करा दूंगा। ओके चलो, तो बाकी के जितने हैं उसका हम रिवीजन फटाफट शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा मुझे पानी पीने दो, आई एम टायर्ड। नहीं विष्णु, कल क्लास नहीं लूंगा मैं। कल ऑलरेडी 2 क्लास मेरे बुक है 3 आवर्स के, इसलिए फिर वो चलो। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो कौन कौन से आपके कंसेप्ट यहाँ पे छूटे हुए हैं, ये सब हो गए, इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाला कंसेप्ट हो गया, npn n फैक्टोरियल, np01 np1n, npn -1 भी n फैक्टोरियल होगा, वो नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। राइट, ये है npr इज इक्वल टू n इंटू n -1 pr -1। एक एक n निकाल के आप n -1 pr -1 कर सकते हो। राइट, समझना, npr मतलब वो n से r कदम पीछे, एक n छोड़ दिया तो n -1 से r -1 कदम पीछे। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब यहाँ से अगर n -1 छोड़ दिया तो n -2 से r -2 कदम पीछे, हाँ या ना? ये चीज आपको दी गई है। फिर यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इतना काम नहीं आएंगे बट यस समझो। एक ये मैंने आपको दिखा दिया, n -1 pr प्लस r टाइम्स n -1 pr -1। दिस इज योर npr। कैन यू सी दिस एवरीवन? इन दोनों को सम करोगे तो npr आएगा, या फिर नहीं याद रखोगे तो भी हो जाएगा, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके, n -1 से r कदम पीछे, तो ये n -1 ये दूसरा कदम। राइट, r कदम कौन सा हो जाएगा? n -r हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। फर्स्ट कदम, दूसरा कदम, r कदम, प्लस r टाइम्स यहाँ पे n -1 से r -1 कदम पीछे n -2। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा। राइट, सिंप्लीफिकेशन में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर npr बाई npr -1 इज n -r + 1, तो ये भी उसी के बेस पे है। ये आप ncr इक्वल टू ncr माइनस ncn -r हो जाता है। ओके, बट दैट इज वो वहीं पे देख लेंगे। npr n से r कदम पीछे, npr -1 n से r -1 कदम पीछे, तो ये n -r + 1 आपको मिलेगा, which is nothing but n -r। ठीक है, ये इसको थोड़ा जनरलाइज कर दिया था npr को, जो अभी हमने लिखा है npr से r स्टेप्स आप n से पीछे जा रहे हो इज इक्वल टू x स्टेप्स फ्रॉम n इंटू r माइनस x स्टेप्स आफ्टर n माइनस x स्टेप। तो वो नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये तुरंत हो जाएगा। राइट, ओ सॉरी। एंड ये आपके पास है मैं आपको ये क्लास 11 के नोट्स के लिंक भी शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में।
नोट्स के लिंक मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दिए, राइट, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो क्लास 11 के नोट्स भी मैं डाल दूंगा, वहां से आप ये देख सकते हो, पूरा डेरिवेशन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, राइट, n-r+1 का एंड सारी चीजें। वो नहीं याद रखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो तुरंत आप कर सकते हो वहां से। ओके, फिर अच्छा, यहाँ पे उनको बस मैंने ये 1-2 टाइप के अलग क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जब आप वो मॉड्यूल के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा कि सारे वॉवेल साथ में आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें। चलो, योर 8.2 इज बेस्ड ऑन योर कॉम्बिनेशन, राइट, वो आपका होता है परम्यूटेशन, ये आपका कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ सिलेक्शन। जब आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट करते हो तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट में नंबर ऑफ सिलेक्शन अपने आप ही आ जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ एप्पल्स है, 10 एप्पल में से आपको 4 एप्पल सिलेक्ट करने हैं, फिर उसको अरेंज करना है, तो पहले हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे, या 10 एप्पल को 4 प्लेसेस में अरेंज करना है, इट इज योर 10p4। बट 10 एप्पल में से सिर्फ 4 एप्पल को पहले सिलेक्ट करना है, अरेंजमेंट करने से पहले अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो 10 में से वो 4 एप्पल कौन कौन से हो सकते हैं, दोस वी कैन सिलेक्ट इन 10c4 वेज, राइट। एंड इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू 4 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें ऑलरेडी पता है, वहां से नंबर ऑफ सिलेक्शन हमने फाइंड किया, विच इज नथिंग बट npr डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। सो ncr इक्वल टू npr बाय r फैक्टोरियल, वो ऑलरेडी आपको पता है, ओके। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, अगर वो n में से वो हैं तो। यहाँ से ncr की आपकी फॉर्मूला हो जाती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। npr की फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। फिर जैसे np01 होता है, nc01 होगा, npn होता है, राइट, npn इज n बट सॉरी npn इज n फैक्टोरियल बट ncn इज 1, np1 n होगा, nc1 भी n होगा। इस तरीके से कंपैरिजन से याद रख सकते हो। ncr इक्वल टू ncn माइनस r, वो आसान है। फिर इफ ncr इक्वल टू ncp, ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हैं कई बार, तो r इक्वल टू p और r प्लस p इक्वल टू n, वो आपको ऑलरेडी पता है। ncr इक्वल टू npr बाय r फैक्टोरियल, वो तो ऑलरेडी है ही, because npr equal to ncr into r factorial, and ncr plus ncn ncr minus 1 equal to n plus 1 cr। ये आप कैसे देख सकते हो, दोनों जगह पे n सेम, r में एक का डिफरेंस, तो n में हम एक इंक्रीज कर देंगे, n plus 1 c, एंड r और r minus 1 में से जो बिगर होगा वो लिख देंगे, n plus 1 cr, जिसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस यूज कर चुके हैं। एम आई राइट एवरीवन? डिफरेंस 1 है तो यहाँ से बिगर 1 लिख देंगे, यहाँ पे जो सेम है उसमें प्लस 1 करके लिख देंगे। तो ये सारी चीजें थी आपकी एनसीआर की। 8.3 आपका है सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे वो 3 फॉर्मूले फाइंड कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, एनसीआर वाली। वो 3 फॉर्मूले, इनको शायद मैंने रेगुलर बुक में कराई है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, वो 3 फॉर्मूला बहुत अच्छी थी। ठीक है, छोड़ो, अभी नहीं मिल रही है। ओके, वो जैसे मेरे ध्यान में आ जाएगी, वो रिवीजन करते टाइम हमें दिखी जाएगी, वो टाइम पे मैं आपको दिखा दूंगा। चलो, सर्कुलर परम्यूटेशन तो आपको क्लियर होगा। सर्कुलर परम्यूटेशन पे मेरा एक छोटा सा वीडियो भी है जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, राइट, बहुत टाइम बाद, वो भी है। सो अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल, अगर आपके पास ABCD DABC CDAB BCD आप अगर सर्कल पे अरेंज कर रहे हो, राइट, ऑन अ सर्कुलर वे, तो आपके पास पहले 2 ऑप्शन है, समझना। टोटल मैं आपको सारा समराइज यहाँ पे दे रहा हूँ अच्छे से इधर।
पहले n ऑब्जेक्ट्स और n प्लेसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। n ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास n प्लेस हैं, सर्कुलर वे में आपको अरेंज करने हैं। तो सर्कुलर वे में अरेंज करने के लिए दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एंड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में अलग और दो सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ओके, तो सर्कुलर वे में अगर पहले आप ये देख रहे हो कि आप किसके रिस्पेक्ट में उनको अरेंज कर रहे हो, राइट, दिस इज योर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रिलेटिव पोजीशन। चलो, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो ये सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स के जो आपके लीनियर परम्यूटेशन है, n फैक्टोरियल आर योर लीनियर परम्यूटेशन, वो सेम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको सेम आंसर मिल जाएगा। एम आई राइट? क्योंकि वो आपके n फैक्टोरियल हो जाएंगे, n फैक्टोरियल आपके सबके सब अलग हो जाते हैं। एंड जब वो रिलेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में होते हैं तो वहां पे हर एक n आपके सेम हो जाएंगे, सो दैट विल बी योर n फैक्टोरियल बाय n, व्हिच इज नथिंग बट योर n माइनस 1 फैक्टोरियल, जो डायरेक्टली आपने n माइनस 1 फैक्टोरियल से याद रखा है, एंड दिस इज इट्स लॉजिक, n फैक्टोरियल बाय n। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को अलग मान रहे हो या सेम मान रहे हो? ओके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। चलो, जैसे वहां पे हमने एग्जांपल दिया था मंगलसूत्र, आया ना, राइट? आपका मंगलसूत्र हो गया या नेकलेस, यू कैन टेल मी यस, राइट? तो नेकलेस में आप मुझे ये बताओ कि अगर आप जो नंबर ऑफ बीट्स वहां पे डाल रहे हो, राइट, अगर n बीट्स हैं, n बीट्स से आप एक हार बना रहे हो, तो वो आप क्लॉकवाइज भी पहन सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी पहन सकते हो। एक अरेंजमेंट, जो आप एक अरेंजमेंट कर रहे हो, वो आपको दो डिफरेंट लुक्स देंगे, हाँ या ना, राइट? तो टोटल n फैक्टोरियल लुक्स वो आपके बन जाएंगे n फैक्टोरियल बाई 2, हाँ या ना एवरीवन? n फैक्टोरियल टोटल लुक्स आपको मिलेंगे, n फैक्टोरियल टोटल लुक्स आपको मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर आप मान रहे हो तो। ओके, n फैक्टोरियल डिफरेंट लुक्स आपको मिलेंगे, looks n factorial milenge. This can be worn in n factorial ways, but the beads can be arranged, those beads can be arranged in n factorial by 2 ways. Am I right everyone? Okay, so in n factorial by 2 ways means, okay, नहीं multiply by 2 नहीं, समझना क्यों, समझना अगर मैं यहाँ पे रेड सिर्फ 3 का एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, सिर्फ 3 का एग्जांपल है, मेरी 3 उंगलियों को देखना। ओके, ये फर्स्ट है रेड, मिडल वन इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये एक अरेंजमेंट हो गया, हाँ या ना? रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना, जल्दी जल्दी। अब ये दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है, ब्लू ग्रीन रेड, ये भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, ब्लू ग्रीन रेड। ओके, अब ये रेड ग्रीन ब्लू को भी मैं ऐसे पहन सकता हूँ, एंड जो ब्लू ग्रीन रेड है उसको ऐसा करके भी ऐसे पहन सकता हूँ। तो रेड ग्रीन ब्लू और ब्लू ग्रीन रेड, ये जो मैंने दो अरेंजमेंट किए वो एक्जेक्टली सेम नेकलेस ही बन जाएंगे, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू को मैं इस तरफ से देखूं तो ब्लू ग्रीन रेड हो जाएगा, एंड ब्लू ग्रीन रेड को इस तरफ से देखूं तो रेड ग्रीन ब्लू हो जाएगा, राइट? तो टोटल जितने मेरे पास अलग थे वो समझ रहे हो ना, उसमें से हर एक दो दो तो आपके सेम हो जाएंगे, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन रेड, हर एक दो ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे। तो टोटल जो n फैक्टोरियल है उसमें से हर एक दो सेम हो जाएंगे, तो मुझे n फैक्टोरियल बाई 2 करना पड़ेगा। ओके, जहां पे मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम मान रहा हूँ, सो हियर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज, बोथ आर सेम, एंड यहाँ पे दोनों अलग हैं, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज ऑल आर डिफरेंट, ये सब यहाँ पे डिफरेंट है, इधर वो सेम है। ओके, तो ये आपका केस हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाई 2। ये कौन से केस में? जब आप विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन देख रहे हो। ये कौन से केस में? जब आप विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देख रहे हो। एंड जनरली ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वाले केस में जो मैक्सिमम केस में आपके क्वेश्चंस आते हैं या जो हमने केसेस देखे हैं अभी तक, वो सारे n-1 फैक्टोरियल बाई 2 के टर्म्स में देखे हैं, हाँ या ना, विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पे आपके पहले सर्कुलर परम्यूटेशन का पूरा बेसिक सार है, वो पहले क्लियर होना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन?
अगर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो n फैक्टोरियल, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन है तो n-1 फैक्टोरियल। क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज को सेम मान रहे हो, सेम मान रहे हो तो हर दो आपके सेम हो जाएंगे, हर दो सेम हो जाएंगे तो आपके आधे हो जाएंगे। बट वो आधे वे आपके क्या होंगे, ये क्वेश्चन भी आपको समझना है। बीट्स कैन बी अरेंज इन n फैक्टोरियल बाय 2 वेज, n फैक्टोरियल बाय 2 वेज आप बीट्स अरेंज कर सकते हो, बट पहनने के लिए लुक्स देखने हो तो टोटल लुक्स कितने मिलेंगे, राइट? हर एक आपको 2 लुक देगा, हाँ या ना, राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो n फैक्टोरियल लुक्स हो जाएंगे। एंड सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, वो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन। ओके, फिर इसमें से आप आर ऑब्जेक्ट्स वाले केस भी हैं, राइट? वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए पहले इतना। चलो हाँ, तो वो चीज मैंने वही यहाँ पे जो पूरा डिटेल में अलग अलग लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ओके सो ये पहले उसका बेसिक दिया गया आपको। हाँ, कुछ एग्जांपल जब सीट्स को नंबर दिया जाए, राइट? सर्कुलर परम्यूटेशन में वो हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन n-1 appearances, ये हो जाएगा। नाउ सर्कुलर परम्यूटेशंस व्हेन p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो p ऑब्जेक्ट सेम होंगे वो तो एक लीनियर वे में माने जाएंगे, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। टोटल आपके पास जो सर्कुलर परम्यूटेशन कर रहे हो उसमें से अगर p ऑब्जेक्ट सेम है तो अंदर अंदर तो वो आपके लीनियर होगा, डिवाइड बाय p फैक्टोरियल। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, अगर p ऑब्जेक्ट सेम है तो वो सेम। फिर ओके, फिर अगर सर्कल में n नहीं सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने हैं तो n से पहले r ऑब्जेक्ट्स आप उठाओगे, फिर r को सर्कुलर वे में अरेंज करोगे, r-1 फैक्टोरियल। अब वो सर्कुलर वे में किस तरीके से अरेंज करना है, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन r-1 फैक्टोरियल, with respect to relative position and counting clockwise and counter clockwise both are same not different, तो divide by 2 वो केस आपको दिए गए हैं, राइट? NCR into r-1 फैक्टोरियल, NCR into r-1 फैक्टोरियल by 2। इसको आप NPR by r या NPR by 2r भी याद रख सकते हो, बट आई पर्सनली रिकमेंड कि ये मत याद रखो, NCR into r-1 फैक्टोरियल ही बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके सर्कुलर परम्यूटेशन वाला केस क्लियर हो रहा है। बट सर्कुलर परम्यूटेशन में एक उनके क्वेश्चंस में एक बहुत ही अच्छा एक टाइप था, वो मैं आपको बता दूं, कि जिसमें कुछ ऐसा था कि r ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बन रहा है, ओके, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बन रहा है, तो वो उसकी फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो n-r फैक्टोरियल। ओके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मॉड्यूल में, हाँ ये देखो समझो, ये रहा। सो अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड between delegates of 20 countries. In how many ways can they be seated if two particular seats are always together, never together? Okay, तो always together आपको फाइंड करना है, तो आप वो डायरेक्टली n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल ये आप यूज कर सकते हो। ओके, अब बोर्ड्स में तो ये आपको आएगा नहीं, अभी आपके लिए जेई है। तो अगर r कुछ ऑलवेज टुगेदर है फॉर सर्कुलर वे, n में से r कुछ ऑलवेज टुगेदर है, यू कैन अप्लाई n-r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कंसेप्ट जनरली कैसे आता है कि मान लो ये 20 में से आपके कितने लोग टुगेदर बोले गए, इन हाउ मेनी वेज between 20 delegates, in how many ways can they be seated if two delegates, अरे 20 में से 2 बोले गए हैं, so 20 में से हम क्या करते हैं, 20 पार्टिसिपेंट्स को हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं 18 + 2, हाँ या ना? ये एक ग्रुप बन जाएगा, so 18 + 1 ग्रुप, तो टोटल आपके पास 19 ग्रुप्स हो जाएंगे। अगर ये 18 को भी आप एक ग्रुप, हर एक को अलग अलग ग्रुप मान के चलो, तो 19 सर्कुलर वे में कैसे अरेंज होंगे, 19 - 1 फैक्टोरियल विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन एंड इनटू ये 2 फैक्टोरियल अलग से, राइट? सो व्हिच इज योर 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो वो कोइंसिडेंटली आपका आ जाता है n-r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल डायरेक्टली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो आप याद रख सकते हो, एंड अगर वो याद रखना लोड लग रहा है तो नहीं भी याद रख सकते हो, वो तुरंत हो जाएगा, राइट? 30 सेकंड्स का गेम है, 30 सेकंड्स में ये चीज जो मैंने अभी यहाँ पे की वो आप कर सकते हो। तो अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला आसान है, +1 - 1 का कोई झंझट नहीं है। नहीं याद रखना चाहो तो भी नो इश्यू। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। ओके, अब आई थिंक आपका यहाँ पे आगे का रिवीजन में नहीं करा पाऊंगा, 8.3 8.4 मतलब आज नहीं करा पाऊंगा, 1 बज गए हैं, एंड एक्स्ट्रा क्लास तो हमें लेना पड़ेगा ही।
ओके क्योंकि हम सर्कल के लिए भी एक क्लास पीछे चले गए थे, तो ठीक है, कल आपका भी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। ओके क्लास का टाइमिंग रहेगा दोपहर से मैं शुरू करूंगा कल के क्लासेस। आई थिंक सारे क्लास दोपहर में खत्म करूंगा या शाम में खत्म करूंगा, सुबह नहीं ले पाऊंगा। सुबह ऑलरेडी 8 वालों का 8 to 9 लेना है, फिर सुबह में नहीं ले पाऊंगा। तो ये थोड़ा वो हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास वाला थोड़ा वो हो गया, ठीक है। तो दोपहर या शाम को होगा, मैं आपको क्लास का भेजता हूँ, ठीक है, मैं आपको शेड्यूल भेजता हूँ। आज शाम तक मैं ग्रुप में डाल दूंगा 5:30 तक। कहाँ गई मेरी पेन? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट्स मैं आपके बाकी के कवर करा के दूंगा कल। ओके एंड और हमें कवर करना है ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अभी से हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ओके मैं आपको सारे पहले मॉड्यूल का रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई करो। क्वेश्चंस आप एंड एक काहूट हम खेलेंगे हर सेशन में, एंड में आप आपका डाउट्स ग्रुप में डाल दो, फिर डाउट के लिए हम कर सकते हैं। कल का क्लास में के लिए मैं आपको डिटेल भेजूंगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली या तो दोपहर को रखेंगे या तो शाम को रखेंगे, राइट। ट्राई करेंगे कि दोपहर को सारे खत्म कर दें। ओके सो यस, थैंक यू एवरीवन, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। ओके हाँ हर्षा, ये इधर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा रह गया, ये एक क्लास, इसका एक क्लास लेना पड़ेगा, 1 घंटे का होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ एक्स्ट्रा क्लास। हाँ यस उदय, आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पीडीएफ आप सेंड कर दो। ओके एंड अभी उसका सॉल्यूशन भेजने की जरूरत नहीं है कॉनिक्स वाले का, वो बाद में भेजना है कॉनिक्स का सॉल्यूशन। ओके ओके सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास। बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी आज की क्लास में, स्पेशली अबाउट योर सॉफ्ट स्किल्स, कैसे प्रिपरेशन और उस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके सो बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय एवरीवन, सी यू टुमारो।